हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 16 जून के फर्स्ट एडिटोरियल की। टाइटल आपको दिया है एन इनविजिबल टैक्स। आज से द हिंदू एडिटोरियल का बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं आशीष क्लासेस इंग्लिश ऐप पर। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी। सीधा आप सर्च करेंगे तो पहला जो विकल्प आएगा वही आपको चूज़ करना है, उसी को डाउनलोड कर लें और वहाँ पे 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक एडिटोरियल जो शाम को 5 बजे आप यूट्यूब पर देखते हैं वही वहाँ पे 11 बजे मिल जाएगा। एडिटोरियल सेम है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे पीडीएफ मिलता है और एक एडिशनल एडिटोरियल लेट नाइट को मिलता है, उसका पीडीएफ भी मिल जाता है। एक बात और, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे क्लास डिजिटल बोर्ड पर करवाइए, समझ में कम आता है। आई अंडरस्टैंड, आई अग्री, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। कल तक की क्लासेस ओबीएस पर आ रही थी, लेकिन जहाँ अब मैं आ चुका हूँ, फिर कल तक की क्लासेस मैंने ओबीएस पे इसलिए दी थी ताकि मैं भी यूज़ टू हो जाऊँ उस टेक्नोलॉजी के। मैंने भी बहुत कम यूज़ किया था उसको, तो मैं समझने के लिए 4-5 दिन से लगातार क्लासेस उस पर दे रहा था। अब तो चूँकि मैं आउट ऑफ टाउन आ चुका हूँ, अब 1 महीने के बाद ही क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर हो पाएंगी। तो अभी तो जहाँ पे हूँ वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत पुअर है, साथ में कोई फैसिलिटी भी नहीं है ऐसी, लेकिन आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहें इसलिए इस फॉर्मेट को हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे कोई ख़ास बात नहीं, पढ़ाने वाला मैं ही हूँ। वही तरीका है, हम एक स्लाइड लेते हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब निकालते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो देखते हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बस फ़र्क इतना सा आएगा कि आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, वो कोई ख़ास बात नहीं है। सैटरडे संडे जब भी मैं आऊँगा तो कोई क्लास स्पेशल डिजिटल बोर्ड पर मैं दे दूँगा। अदरवाइज़ आप एक बार कंटिन्यू करें इस चीज़ को। पढ़ने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, इसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो देखिए, एन इनविजिबल टैक्स एक फाइनेंशियल आर्टिकल है। एंड तक देखना, पेन नोटबुक लेकर बैठना और सब बातों को नोट करना, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा सेशन को और एक लाइक ज़रूर करके जाएं, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन है जो आप एटलीस्ट कर सकते हैं। एन इनविजिबल टैक्स का मतलब क्या है? इनविजिबल से मतलब तो है अदृश्य टैक्स, बताइए आपको। तो कैसा टैक्स है? अदृश्य टैक्स है। अब अदृश्य टैक्स है तो इसमें देखिए, एन जो है वो डिटर्मिनर है, ठीक है। एन तो क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। इनविजिबल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। टैक्स क्या हो गया? नाउन। तो कैसा टैक्स है? इनविजिबल टैक्स है, बिल्कुल अदृश्य टैक्स है। अब आप देखिए, यहाँ पर जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कि पेंडेमिक, ये जो दे रखा आपको, पेंडेमिक सेकेंड वेव, ये तो आपका सब्जेक्ट है। तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। मे हैव सबसाइडेड, सबसाइड का मतलब क्या है? तो देखो नीचे दे रखा आपको, सबसाइड से मतलब है डिक्रीज, लेसन, अबेट, कम होना। नोट कर लीजिएगा, डिक्रीज, लेसन, अबेट। मडल जो शब्द है इसका मतलब वेग और अनक्लियर है। मडल तो खैर आगे दे रखा है, पहले हम इतनी चर्चा करेंगे। तो पेंडेमिक के जो सेकंड वेव है, वैश्विक महामारी के जो दूसरी लहर है, मे हैव सबसाइडेड। मे का प्रयोग आप पॉसिबिलिटी के लिए करते हो। मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म किया है तो इसका मतलब ऐसा शायद हुआ हो। तो वैश्विक महामारी मतलब कोरोना की बात है, उसकी दूसरी लहर ने शायद यहाँ पे सबसाइड कर दिया हो, शायद यहाँ पे कम कर दिया हो, बट, है ना, मतलब यहाँ पे कम हो गई हो, है ना, ये डिक्रीज हो गई हो। दूसरी लहर की जो तीव्रता थी, इंटेंसिटी, वो हो सकता है कि कम हो गई हो, बट होप्स ऑफ ए स्मूथ रिबाउंड इन द इकोनॉमी। लेकिन जो होप्स हैं, आशाएं हैं, किसको लेकर? एक स्मूथ रिबाउंड को लेकर। स्मूथ का मतलब बहुत आसान तरीके से, रिबाउंड का मतलब क्या है? रिकवरी। नोट कर लीजिएगा, रिबाउंड का मतलब रिकवरी होता है, रिबाउंड का मतलब बाउंस बैक होता है। लेकिन जो आशाएं हैं किसको लेकर? स्मूथ रिबाउंड को लेकर कि बहुत आसान तरीके से रिकवरी हो जाएगी। किसमें? इकोनॉमी में। इन टेंडम, इन टेंडम का मतलब होता है साथ साथ में, टुगेदर। इन टेंडम से मतलब होता है टुगेदर। किसके साथ? विद ईजिंग रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब प्रतिबंध, ईजिंग रेस्ट्रिक्शंस का मतलब प्रतिबंधों में ढिलाई। तो जैसे जैसे प्रतिबंध हटेंगे, जैसे जैसे लॉकडाउन हटेंगे, वैसे वैसे इकोनॉमी में बाउंस बैक होगा, वैसे वैसे रिबाउंड देखने को मिलेगा। तो ये जो हॉप्स हैं, ये हॉप्स बनी हुई हैं, रिमेन इसकी वर्ब है। मडल्ड, मडल्ड का मतलब है बिल्कुल वेग और अनक्लियर, देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब अस्पष्ट है, संभावना कमी लगती है, मतलब ऐसी, ठीक है। विद द इन्फ्लेशन नंबर्स ऑफ फॉर मे कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम। किस चीज़ के साथ? कि जो इन्फ्लेशन नंबर, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, नंबर्स का मतलब आंकड़े, तो महंगाई के आंकड़े जो हैं मई मंथ के लिए कंपाउंडिंग, कंपाउंड का मतलब होता है इंक्रीज होना, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना, कहने का मतलब बढ़ना। द प्रॉब्लम का मतलब समस्या,
तो जो मई के मंथ में महंगाई के आंकड़े हैं वो इस समस्या को और भी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ तक की अगर बात करें, एक सेंटेंस पूरा होता है। इस सेंटेंस में पेंडेमिक सेकेंड वेव सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो मे हैव सबसाइडेड है, ठीक है। दूसरी चीज़ होप्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो रिमेन है। इसके बाद इन टेंडम शब्द है, इसका मतलब टुगेदर है। सबसाइड का मतलब कम होना है। तो कह रहा है कि पेंडेमिक की दूसरी लहर हो सकता है कि कम हो गई हो, लेकिन जो आशाएं हैं कि बहुत आसान तरीके से रिकवरी देखने को मिलेगी इकोनॉमी में, किसके साथ, जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस ईज होंगे, हटेंगे, ढिलाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, तो ये संभावनाएं तो अभी भी बिल्कुल वेग हैं, अनक्लियर हैं। मडल्ड का मतलब वेग या अनक्लियर एडजेक्टिव है, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या है कि मई के मंथ के जो महंगाई के आंकड़े हैं वो इस प्रॉब्लम को, ये समस्या तो पहले से ही है और इस समस्या को और भी कंपाउंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वर्सन कर रहे हैं। आगे होगा समझ में, आगे देखिए। द सोरिंग पेस, सोर जो होता है ना, सोर का मतलब होता है राइज, बढ़ना, ग्रो होना, इंक्रीज होना, ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा। सोर के ये सब मतलब होते हैं, राइज, ग्रो या इंक्रीज। अब ये सोरिंग पेस में पेस जो है वो तो नाउन है, ठीक है। सोरिंग जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। तो सोरिंग पेस का मतलब हो गया कौन सी गति, बढ़ती हुई गति, मतलब राइजिंग पेस कह सकते हो, इसकी जगह राइजिंग पेस कर सकते हो। तो पेस नाउन है, सोरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब किसी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखते हैं और एडजेक्टिव की तरह वो काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो बढ़ती हुई गति है किसकी, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों की। अब प्राइसेस यहाँ पे नाउन है, राइजिंग एडजेक्टिव है और राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बढ़ती हुई कीमतों की जो तेज गति है, बोथ रिटेल एंड होलसेल, दोनों के बात कर रहे हैं, चाहे वो खुदरा महंगाई हो, चाहे वो होलसेल महंगाई हो, चाहे खुदरा महंगाई हो, थोक महंगाई हो, बोथ के साथ में एंड लगता है। तो देखो यहाँ पे एंड है। इन द मंथ दैट सो वाइड स्प्रेड लॉकडाउन, उस मंथ में, जिस मंथ ने, मंथ के लिए दैट आ रहा है, जिसने देखा वाइड स्प्रेड लॉकडाउन, वाइड स्प्रेड का मतलब व्यापक, बहुत बड़े स्तर पे, लॉकडाउन लाइक रेस्ट्रिक्शंस का मतलब लॉकडाउन के जैसे प्रतिबंध, ठीक है। ये उस मंथ की बात कर रहा है जिस मंथ ने एक्सपीरियंस किया, देखा व्यापक लॉकडाउन जैसे रेस्ट्रिक्शंस। वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत बड़े स्तर पे फैले हुए। हैज कम एज ए नेगेटिव सरप्राइज, तो ये जो सोरिंग पेस है ना, ये सोरिंग पेस जो है हैज कम एज ए नेगेटिव सरप्राइज, ये एक नकारात्मक, अचंभित करने वाली घटना के रूप में आया है। सोरिंग पेस की वर्ब हैज कम है। एक बार फिर समझिए, अगर आप सीधा सीधा देखेंगे सेंटेंस को, द सोरिंग पेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज कम है। तो जो सोरिंग पेस है, राइजिंग प्राइसेस की, बढ़ती हुई कीमतों की जो बढ़ती हुई गति है, ये एक नेगेटिव सरप्राइज के रूप में आया है, ठीक है। ये एज यहाँ पे एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, के रूप में, इस तरह का मीनिंग दे रहा है। अब बीच में क्या दे रखा है, यहाँ पे कीमतें दोनों की बढ़ रही हैं, चाहे वो रिटेल हो या होलसेल हो, बोथ के साथ एंड लगाते हैं, बताया मैंने। और कह रहा है कि उस मंथ में जिसने कि वाइड स्प्रेड लॉकडाउन जैसे रेस्ट्रिक्शंस देखे, उस मंथ की बात कर रहा है, जिस महीने में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगे और वाइड स्प्रेड लॉकडाउन लगा, उसकी बात कर रहा है। तो सोरिंग पे सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब हैज कम है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इस मंथ के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब सो है। बाकी हमने देख ही लिया कि क्या सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब कह रहा है कि महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कौन सी महंगाई, जो आधारित है, बेस्ड के साथ में क्या लगाते हैं, ऑन। महंगाई कौन सी, जो आधारित है, किस पर, ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको शॉर्ट में कहते हैं WPI, ठीक है। कहीं आपको करंट अफेयर्स में या कहीं पर पूछ लिया जाए कोई क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस में, तो WPI की फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स होती है, जो एक सूचकांक है जो आपको बताता है थोक महंगाई कितनी है। तो इन्फ्लेशन जो आधारित है WPI पर, इज रेकन्ड, रेकन का मतलब क्या होता है, रेकन से मतलब होता है कैलकुलेट करना या एस्टिमेट लगाना। वैसे रेकन का मतलब सोचना, विचारना, थिंक या विश्वास करना, बिलीव या विचार करना, कंसीडर, ये सब भी हो सकता है। लेकिन गणना करना या लगभग अनुमान लगाने को भी रेकन बोलते हैं। तो WPI के आधार पर जो महंगाई है, इज रेकन्ड टू हैव हिट, तो इसके लिए ये अनुमान लगाया गया है। इसको मैं कह सकता हूँ रेकन्ड की जगह एस्टिमेटेड कर दो, तो इसका ये अनुमान लगाया गया है। ये पैसिव वॉइस हो गया, इज के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी का कोई भी फॉर्म हो उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो पैसिव है। क्या अनुमान लगाया गया है, टू हैव हिट, कि इसने शायद हिट कर लिया। हिट करने का मतलब उस एक मार्क को छू लिया। अ 25 ईयर रिकॉर्ड ऑफ नियरली 13%, किसको, 25 साल का जो रिकॉर्ड रहा है, लगभग 13% का, 13% के लगभग, नियरली का मतलब अप्रोक्सीमेटली, तो 25 साल का ये रिकॉर्ड है 13% का, उसको छू लिया है। तो WPI महंगाई जो है वो 13% पर पहुंच गई है।
जबकि कंजंक्शन है रिटेल इन्फ्लेशन। जबकि अगर बात करें खुदरा महंगाई की, रिटेल इन्फ्लेशन की, टच्ड, तो इसने टच कर लिया है। अब जैसे यहां पे हिट था ना, यहां पे टच है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अ 6 मंथ हाई ऑफ 6.3%, इसने 6 महीने के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है 6.3% को। ठीक है, यहां तक एक सेंटेंस पूरा होता है, फिर से देखेंगे तो इन्फ्लेशन की वर्ब है वो इज रेकन्ड है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो इन्फ्लेशन जो आधारित है WPI पर, उसका अनुमान है कि ये इसने 25 साल के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है और वो रिकॉर्ड स्तर कितना, लगभग 13% तक पहुंच गया है। जबकि रिटेल इन्फ्लेशन है उसने 6 महीने के हाई स्तर को छुआ है 6.3%। आगे कह रहा है वाइल रनअवे प्राइस फ्यूल प्राइसेस, रनअवे का मतलब होता है अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड, देखो दे रखा है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव काम करता है अनियंत्रित। जबकि जो रनअवे फ्यूल प्राइसेस हैं वो तेल की कीमतें, फ्यूल प्राइसेस मतलब पेट्रोल डीजल की कीमतें, और रनअवे मतलब अनियंत्रित। जबकि जो अनियंत्रित कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की, दैट इंक्लूड हाई एक्साइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब ये फ्यूल प्राइसेस के अंदर जो भी मतलब आज पेट्रोल की कीमत आपको देखने को मिलती है, डीजल की कीमतें देखने को मिलती हैं, उसका ऐसा नहीं है कि वो पेट्रोल डीजल की कीमतें उसके साथ में कुछ टैक्स भी लगे रहते हैं। तो ये कह रहा है जो जिसमें इंक्लूड है हाई एक्साइज ड्यूटीज, काफ़ी ज़्यादा एक्साइज ड्यूटीज लगती हैं, टैक्सेस लगते हैं। वर अ की फैक्टर, तो देखो ये तो इसने थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आ जाओ फिर से फ्यूल प्राइसेस पर, तो ये जो रनअवे फ्यूल प्राइसेस हैं, जो ये अनियंत्रित तेल की कीमतें हैं, वर अ की फैक्टर ये थी। अब प्राइसेस प्लूरल है, इस कारण से वर लगा दिया, इसकी वर्ब अ की फैक्टर एक महत्वपूर्ण कारक थी। की का मतलब सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। इन ड्राइविंग अप, ड्राइव अप का मतलब पुश करना, प्रेरित करना। किसका महत्वपूर्ण फैक्टर थी? ड्राइविंग अप बोथ द इन्फ्लेशन इंडिसीज, इसको इंडिसीज पढ़ते हैं और ये इंडेक्स का प्लूरल बनता है। इंडेक्स का प्लूरल है इंडिसीज, सूचकांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस में कारक था? बोथ द इन्फ्लेशन इंडिसीज, दोनों जो महंगाई वाली जो सूचकांक है कौन कौन से, एक तो रिटेल इन्फ्लेशन वाला, एक WPI थोक महंगाई वाला, इन दोनों के अंदर ड्राइव अप करने के मतलब इसको ऊपर उठाने के प्रति जिम्मेदार कौन थे? जिम्मेदार फ्यूल प्राइसेस हैं। फिर कह रहा दे वर नॉट द ओनली वंस एट वर्क, एट वर्क का मतलब ऑपरेशनल या इफेक्टिव या जो काम कर रहा है, लेकिन ये केवल फ्यूल प्राइसेज ही एकमात्र वो नहीं है जो कि इसके अंदर काम कर रहे हैं, और भी बहुत कारक हैं। एकमात्र फैक्टर ये नहीं है कि फ्यूल प्राइसेज के कारण ही कीमतें बढ़ रही हैं, रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसके और कारण भी हैं। तो एट वर्क का मतलब है ऑपरेशनल या इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्ट डालना, ठीक है, ये है। द ओनली, ओनली के पहले द लगाते हो तो इसका मतलब होता है एकमात्र। अगर केवल ओनली लगाओगे तो केवल हो जाएगा, द ओनली लगाओगे तो एकमात्र। एक बार फिर समझना, यहां से यहां तो कह रहा है कि यद्यपि, अभी यद्यपि इससे क्यों लगाया, मैंने वाइल से स्टार्ट किया है तो दो क्लोज है यहाँ पे, तो एक क्लोज यहाँ कंप्लीट होता है, फिर आगे दूसरा क्लोज स्टार्ट होता है। एक दूसरे को विरोधाभासी क्लोज ये हैं, एडवर्सेटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो यद्यपि जो अनियंत्रित तेल की कीमतें हैं जिसमें हाई एक्साइज ड्यूटीज और टैक्सेस इंक्लूड हैं, ये फ्यूल प्राइसेस की फैक्टर थे किस चीज़ में? दोनों जो महंगाई के सूचकांक हैं उनको ड्राइव अप करने में। ड्राइव का मतलब पुश करना होता है, धकेलना, अप का मतलब ऊपर। तो इस सूचकांक को ऊपर धकेला, मतलब महंगाई की दर को ज़्यादा दिखाया। इसके कारण, ये किसके कारण हुआ? फ्यूल प्राइसेस के कारण मान लिया कि बड़ा मुख्य फैक्टर है, फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा हैं, इस कारण महंगाई वाले आंकड़े भी ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि देवर किस लिए आ रहा है? फ्यूल प्राइसेस की, तेल की कीमतें ही वो एकमात्र वो चीज़ नहीं है जो कि काम कर रही हैं। वंस किस लिए आ रहा है? फैक्टर्स के लिए। तो ये एकमात्र फैक्टर्स नहीं है जो कि एट वर्क है, जो ऑपरेशनल है, जो इफेक्टिव है, इफेक्ट डाल रहे हैं, और भी बहुत सारे कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं आगे डिस्कशन करेंगे। आगे देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन इन फूड, तो खुदरा महंगाई किस में? भोजन में। हिट का मतलब टच करना, इसने टच किया। 6 मंथ हाई, 6 महीने का उच्चतम स्तर, और कितना? 5%। फ्रॉम बेयरली 2%, बेयरली मतलब मुश्किल से। कहां से? मुश्किल से 2% था अप्रैल में, मई में आ गया 5% पर। विद पल्सेज एंड एग्स एज वेल एज एडिबल ऑयल्स, किसके साथ? विद का मतलब साथ, पल्सेज का मतलब दालें, दाल होती हैं, एग्स अंडे, एज वेल एज एडिबल ऑयल्स, एडिबल का मतलब होता है खाद्य। देखो दो चीजें हैं, एक वर्ड है एडिबल, इसका मतलब खाद्य, एक वर्ड है पोर्टेबल, इसका मतलब पेय।
जो खाने योग्य है वो एडिबल है, जो पीने योग्य है वो पोर्टेबल है। ठीक है, एडिबल ऑयल्स का मतलब खाद्य तेल। लीडिंग द सर्ज, सर्ज का मतलब हो गया अचानक बढ़ोतरी जो होती है ना, उसको बोलते हैं सर्ज। लीडिंग का मतलब हो गया कि इसमें अग्रणी, मतलब लीड किसने किया इस सर्ज को, जो ये महंगाई में सर्ज हो रहा है, महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, इसको कौन लेकर जा रहा है, ये भी लेकर जा रहे हैं। फिर समझना कि पहले इसने बताया ना फ्यूल प्राइस, उससे आगे बढ़ा रहा है कि भाई महंगाई जो है WPI में देखोगे, इन्फ्लेशन जो है रिटेल इन्फ्लेशन देखोगे, तो ज़्यादा महंगाई का कारण केवल फ्यूल प्राइसेस नहीं है, और भी कारण है। तो और कारणों की चर्चा हम कर रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है खुदरा महंगाई है भोजन के अंदर, इसने 6 महीने के उच्चतम स्तर 5% को प्राप्त किया। तो रिटेल इन्फ्लेशन की वर्ब हिट है। हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। कहाँ से? अप्रैल में 2% थी केवल। किसके साथ ये हुआ, क्यों हुआ, खाद्य महंगाई क्यों बढ़ी? तो कारण है कि भाई दालों की कीमतें बढ़ गई, अंडों की कीमतें बढ़ गई, साथ में जो एडिबल ऑयल्स है, खाद्य तेल है, उसकी कीमतें बढ़ गई। इन्होंने सर्ज को लीड किया है। फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन, अब इस कैटेगरी का जो इन्फ्लेशन है फ्यूल और लाइट वाला, इसने हिट किया। फिर देखो इसकी वर्ब है ये फ्यूल और लाइट इन्फ्लेशन की, ठीक है, ये पूरा ही सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब हिट है, हिट सेकंड फॉर्म है, टच किया, टच्ड भी कर सकते हो। तो इसने 11.6% टच किया है। आपको अगर थोड़ा ध्यान आता हो तो ये शायद हमने कल के एडिटोरियल में ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस में डिस्कस किया था। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में हम जो डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस न्यूज़, वही देखो घूम फिर कर आ रही है आपके सामने। तो फ्यूल और लाइट इन्फ्लेशन जो है उसने हिट किया 11.6%। अब इसके बारे में बताया है 11.6% के बारे में कि ये 9 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा रहा है। द हाईएस्ट, डिग्री सुपरलेटिव है तो द का प्रयोग हो गया। इन ओवर 9 ईयर्स, ओवर का मतलब ड्यूरिंग कह सकते हो, ओवर का मतलब से अधिक कह सकते हो। तो 9 सालों से अधिक समय में सर्वाधिक रहा है ये, ठीक है। एंड नो रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है राहत। देखो रेस्पाइट का मतलब रिलीफ है, ब्रीदर है या ब्रीदिंग स्पेस है, राहत को बोलते हैं। और कह रहा है कोई भी राहत, रेस्पाइट यहाँ पे अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूंगा तो नाउन है, और ये नो जो है वो यहाँ पे डिटर्मिनर है, ठीक है। याद रखना नो और नॉट इन दोनों में डिफरेंस होता है। नो होता है वो डिटर्मिनर होता है, नाउन के पहले आता है। नोट है एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ठीक है। और कह रहा है कोई भी राहत जो है इज इन साइट, साइट का मतलब दृश्य होता है। देखो एक SITE होता है, इसका मतलब स्थान, एक CITE होता है, इसका मतलब बोलना, और एक SIGHT होता है, इसका मतलब दृश्य, ठीक है। तो कोई भी राहत यहाँ पे नजर नहीं आ रही है ऑन दिस फ्रंट, फ्रंट का मतलब मोर्चा, इस एस्पेक्ट, इस पहलू पर, इस पार्ट पर, ठीक है। मतलब महंगाई वाले आंकड़े जो हैं कहीं पर भी, या फ्यूल एंड लाइट वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कोई राहत नजर नहीं आ रही है। एज पंप प्राइसेस, कारण क्या है? क्योंकि जो पंप प्राइसेस है, पंप प्राइस कौन सी होती है? जिस कीमत पर हमें पेट्रोल डीजल मिलता है वो पंप प्राइस है। फॉर पेट्रोल, तो पेट्रोल के लिए जो पंप प्राइस है, रेस, रेस का मतलब रेस लगाते हैं ना, भागते हैं। पास्ट, पास्ट का मतलब आगे, 100 रुपीज अ लीटर, तो 1 लीटर 100 रुपए का मिलता है, उससे भी ज्यादा, उससे भी पास्ट चला गया है, उससे भी आगे निकल चुका है। इन इवन मोर पार्ट्स ऑफ द कंट्री दिस मंथ, किसमें? इवन मोर पार्ट्स, और भी अधिक हिस्सों में, किसके? देश के। दिस मंथ, इस महीने, तो इस महीने देश के अनेकों हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा पहुंच चुकी है। तो मैं यहां से डिस्कशन फिर से करता हूं। देखो फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन जो है उसने 11.6% का आंकड़ा यहां पे टच कर लिया है, और इस आंकड़े के बारे में बताया है कि ये 9 सालों से अधिक समय में सर्वाधिक है। और कह रहा है कोई भी यहां पे राहत नहीं है, नजर नहीं आ रही है इस फ्रंट पर, इस मोर्चे पर। कारण क्या है कि जो पंप प्राइसेस हैं पेट्रोल के, वो 100 रुपए प्रति लीटर से आगे पहुंच गए हैं, किसमें? देश के अनेकों और हिस्सों में इस महीने, ठीक है। आगे देखते हैं। डीजल हैज ऑल्सो, अब डीजल की बात कर रहे हैं। डीजल हैज ऑल्सो क्रॉस द सेंचुरी मार्क, सेंचुरी मतलब 100 से अधिक पहुंच गया, तो सेंचुरी तो इसने भी लगा दी है, डीजल ने भी। तो डीजल की जो वर्ब है वो हैज है, ऑल्सो है वो एडवर्ब है, ठीक है भाई। ऑल्सो के बारे में थोड़ा ध्यान रखें कि ये हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में लगता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो फिर मान के चलो कि ये मैन वर्ब के पहले। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब से पहले, तो यहाँ पर भी हो गया। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे देखो, अगर हैज नहीं होता तो ये मैन वर्ब से पहले है, ठीक है। तो डीजल हैज ऑल्सो क्रॉस द सेंचुरी मार्क इन राजस्थान श्रीगंगानगर, तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीजल ने सेंचुरी मार्क क्रॉस कर लिया है, मतलब शतक लगा दिया इसने भी, 100 से अधिक पहुंच गया है। वेयर, जहां, अब यहां पे वेयर जो है वो रिलेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ये जगह के लिए आ रहा है, गंगानगर के लिए आ रहा है।
तो वेयर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। जहाँ पे फ्रेट कॉस्ट क्या होती है? माल ढुलाई भाड़ा, ठीक है, माल ढुलाई भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। भाई पेट्रोल डीजल ट्रक में भर भर के आएंगे, तो वो ट्रक जहाँ से रवाना हुआ है और ये जाके श्रीगंगानगर में पेट्रोल पंप पे जाके तेल डालेगा, तो ये जो ढुलाई भाड़ा है ना, ये इसने क्या कर दिया, एड अप, ये जुड़ गया है इसके अंदर, ऑन टॉप ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस। ऑन टॉप ऑफ का मतलब इससे ऊपर, ठीक है, भी पहले से राज्य कर लगा हुआ है, केंद्रीय कर लगा हुआ है, उसके ऊपर माल ढुलाई भाड़ा भी जुड़ गया, इस कारण से ये ज़्यादा महंगा हो गया। समझ में आ गई? तो डीजल ने भी राजस्थान श्रीगंगानगर में 100 से ऊपर का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है, जहां पे माल ढुलाई भाड़ा जो है जुड़ा हुआ है स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस के ऊपर। इवन इफ, चाहे, इवन इफ का मतलब चाहे, ये एक सिचुएशन, ये एक कंडीशन होती है। तो चाहे वन वर टू डिस्काउंट फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। देखो डिस्काउंट के दो मतलब होते हैं। एक डिस्काउंट का मतलब छूट देना होता है, जैसे कोई भी कीमत है, 100 रुपये की कोई वस्तु है, आप कहो कि कोई डिस्काउंट है क्या, तो 5% डिस्काउंट 95 पड़ जाएगी, 10% डिस्काउंट 90 पड़ जाएगी, ऐसे। एक डिस्काउंट का मतलब होता है कंसीडर नहीं करना। एक डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे वही अर्थ देगा। तो चाहे कोई है, कोई भी व्यक्ति है, अब देखो कंडीशनल सेंटेंस हो गया ये। जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो एक बात समझना कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, आपको जो वर्ब लगानी है वो प्लूरल लगानी होती है, मतलब वर लगाना होता है, वॉज नहीं लगा सकते आप। लेकिन अगर मान लो कई बार क्या होता है कि इसके साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी होती है आपको, तो अगर थर्ड फॉर्म दे रखी होती है तो वो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे वॉज सही होता है, फिर वो सिंगुलर सब्जेक्ट में वॉज ही लगेगा, प्लूरल में वर ही लगेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई इमेजिनेशन के लिए कह रखा है आपको, आगे थर्ड फॉर्म नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर ही क्यों ना हो, फिर भी आपको वर लगाना है, वॉज नहीं लगाना है। तो चाहे अगर ये मान लो कोई व्यक्ति है, वो अगर फूड एंड फ्यूल प्राइसेस को कंसीडर नहीं करे, मान लो इसको कंसीडर नहीं करते हैं हम, अभी तक हमने बात की तो करी, फ्यूल प्राइसेस की बात करी और फूड की बात करी, तो इन दोनों को कंसीडर नहीं करते हैं। चलो फिर महंगाई की बात करें तो कह रहा है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन में हम उन वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं जिनकी कीमतें ट्रांजिटरी होती हैं, जिनकी कीमतें अस्थायी होती हैं, जैसे कि फूड और एनर्जी वाला सेक्टर छोड़कर बाकी सब की जो महंगाई है वो सब कोर इन्फ्लेशन में शामिल करेंगे। फूड की कीमतें, जैसे आज प्याज की कीमतें हैं वो कुछ हैं, कल कुछ अलग होंगी, आज आलू की कीमत कुछ है, कल अलग होंगी, तो ये क्या चेंज होती रहती है लगातार। एनर्जी प्राइसेस का मतलब भी ये हो गया पेट्रोल डीजल वाला। तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब है इन एनर्जी और फूड प्राइसेस को निकाल दो और बाकी जो महंगाई हम नापते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? कोर इन्फ्लेशन। तो चाहे किसी को, अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो कंसीडर नहीं करता इसको, तो कोर इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इसने तो 6% का जो आंकड़ा है, मार्क है, वो क्रॉस कर दिया है पहली बार 31 महीनों में, एंड इज एस्टिमेटेड एट 6.6%। और ऐसा अनुमान है कि ये 6.6% पर है। फिर 6% का आंकड़ा पार कर दिया मतलब इससे अधिक ही होगा, तो ऐसा एस्टीमेट लगाया गया है। एस्टीमेट का मतलब पूर्वानुमान लगाना। इज एस्टीमेटेड पैसिव वॉइस से इसका अनुमान लगाया गया है कि कोर इन्फ्लेशन कितनी है? 6.6% पर है। ठीक है, आगे देखिए। रिएक्टिंग टू, रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया देना। रिएक्ट किसके लिए कर रहे हो, किसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया है, उसके लिए टू लगता है। और रिएक्टिंग लगा रखा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में जब आईएनजी लगता है, किसी भी सेंटेंस को इनिशिएट आप आईएनजी से करते हो तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप मान के चलिए कि वो जेरेंट होगा, लेकिन वो जेरेंट तभी हो सकता है, मैं एक जुगाड़ या एक तरीका, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में सीधा सीधा आ जाए। जेरेंट वो तभी हो सकता है जब उसके बाद में उसको देखकर वर्ब लगाई गई हो। अगर उसको देखकर वर्ब नहीं लगाई गई हो तो इसका मतलब मान के चलें वो पार्टिसिपल है। देखो मैंने इसको हाईलाइट तो किया नहीं, तो सब्जेक्ट तो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब वर्ब इसको देखकर नहीं लगी है, तो ये मैं कहूंगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसको पढ़ा जाएगा रिएक्टिंग टू द अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट ऑफ 4.3%। तो अप्रैल में जो खुदरा महंगाई थी उसका आंकड़ा, प्रिंट का मतलब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन, प्रिंट का मतलब इन्फ्लेशन का मार्क है ना, आंकड़ा, वो 4.3% था, है ना। इसके प्रति प्रतिक्रिया देते हुए, तो अप्रैल में खुदरा महंगाई जो थी 4.3% थी, इसके प्रति रिएक्ट करते हुए आगे कह रहा है आफ्टर एवरेजिंग ए स्टीप 6.2% थ्रू 2021। थ्रू का मतलब इस पूरे के अंदर, तो 2020-21 का जो सत्र निकला है ना, इसमें स्टीप का मतलब शार्प होता है, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा थी 6.2%। भी अप्रैल के अंदर खुदरा महंगाई 4.3% थी। किसके बाद? एवरेज निकालने के बाद, मतलब एवरेजिंग अ स्टीप 6.2% थ्रू 2021 कि 2020-21 में ये जो पूरे साल के अंदर
जो महंगाई रही थी वो काफ़ी ज़्यादा रही थी, 6.2% रही थी, इससे तो कम रही थी अप्रैल के अंदर। तो कह रहा है आरबीआई गवर्नर हैड रिमार्क, तो आरबीआई गवर्नर ने इस बात पर टिप्पणी करते हुए, रिमार्क करते हुए, ये रिएक्ट करते हुए ये रिमार्क किया था, ये टिप्पणी करी थी अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, दैट इट ब्रॉट सम रिलीफ, कि ये जो अप्रैल के महीने में 4.3% रही है, इस चीज़ ने कुछ राहत ला कर दी है। एन एल्बो रूम का मतलब होता है स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस, ब्रीदर, और कुछ यहाँ पे आपको गुंजाइश दी है फॉर स्टिकिंग, स्टिक का मतलब चिपकना, अगर आप किसी चीज़ से स्टिक होते हो इसका मतलब आप उसका पालन करते हो। विद ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी, वैसे देखो स्टिकिंग टू होता है ठीक है, स्टिक में टू लगता है वैसे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, विद लगा सकते हो। तो फॉर स्टिकिंग फॉर प्रेपोजिशन है इसलिए आईएनजी लग रहा है। तो यहाँ पे एक गुंजाइश दी है कि आप ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी, जो आरबीआई की ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी है, कुछ ऐसी नीति जो कि ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली नीति है, उससे चिपक कर रहें, उसी को आप फॉलो करें, उसको मेंटेन रखें, इसकी गुंजाइश दी है। फिर समझना, तो बहुत सीधी सीधी बात अगर करें हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या कहा गया है, पहले मैं ग्रामर बता दूं। आरबीआई गवर्नर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैड रिमार्क्ड है, इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ब्रॉट है, ठीक है। रिएक्ट के साथ टू लगता है जब भी आप प्रतिक्रिया किसी चीज को लेकर देते हो तो कह रहा है कि आरबीआई गवर्नर ने यहां अप्रैल के महीने में 4.3% जो इन्फ्लेशन रही, खुदरा महंगाई की बात कर रहा है, जबकि 2020-21 के दौरान ये रहा था 6.2%। तो आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे टिप्पणी करी कि इस महीने के शुरुआत में टिप्पणी करी कि अप्रैल में जो 4.3% रहा, इसने कुछ राहत ला कर दी है और कुछ गुंजाइश दी है, ताकि आरबीआई जो है वो ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी से स्टिक कर सके, चिपक सके, मतलब उसी को फॉलो कर सके, उसी को मेंटेन कर सके। इफ एनीथिंग का मतलब किसी भी एक्सटेंट पर। इफ एनीथिंग के वैसे मतलब बहुत सारे होते हैं, तो मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट आपने कहा है उसके विपरीत अर्थ निकालें तो उसको इफ एनीथिंग बोलते हैं, या फिर कहें कि किसी भी स्तर पर, एट ऑल, इफ एट ऑल। तो मान लो किसी भी स्तर पर, मेज इन्फ्लेशन प्रिंट्स लीव नो सच रूम फॉर मनूवर, ठीक है। तो कह रहा है कि जो अप्रैल में तो ठीक आपको मिल गए, लेकिन अब मई का जो इन्फ्लेशन प्रिंट है, मई के अंदर जो महंगाई के जो आंकड़े हैं, प्रिंट का मतलब मार्क्स मान लो, जो भी मतलब यहाँ पे हिट करेगा आंकड़ा, वो लीव नो सच रूम, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ रहा है। रूम का मतलब जैसे एल्बो रूम कहा है, तो ऐसा कोई भी रूम, ऐसी कोई गुंजाइश। फॉर मनूवर, मनूवर का मतलब तिकड़म होता है, जैसे स्ट्रेटेजम कह सकते हो, मैनिपुलेट कह सकते हो, कि ठीक है आपने कुछ हद तक ढक लिया, अप्रैल में कम था, थोड़ी सी राहत की सांस ली, आप कुछ और कर सकते हो, आप ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी को मेंटेन कर सकते हो, आपको पॉलिसी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मई के महीने के जो आंकड़े हैं ना, वो ऐसा स्पेस देते नहीं है आपको, ऐसे मनूवर के लिए। मनूवर तिकड़म ही तो है, जोड़ तोड़ ही तो है, क्योंकि वरना तो दिख ही रहा है साफ साफ कि महंगाई बढ़ रही है, तो इस चीज़ का कोई यहाँ पे देते नहीं। तो मनूवर के सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, ट्रिक कर सकते हो, स्ट्रेटेजेम कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रेटेजेम, STRATEGEM, ट्रिक, रूज कर सकते हो, RUSE, ये सब सिनोनिम्स हैं इसके, ठीक है भाई। आगे देखें, दो द बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब कह रहा है यद्यपि जो बैंक की मौद्रिक नीति समिति है, इसको शॉर्ट में कहते हैं MPC, तो यद्यपि जो बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मे नॉट स्विच अवे, स्विच का मतलब चेंज करना होता है, स्विच देख लो यहाँ पे चेंज या शिफ्ट दे रखा आपको, है ना, चेंज करने को बोलते हैं स्विच। तो कह रहा है कि यद्यपि हो सकता है कि बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो चेंज ना करे फ्रॉम इट्स डविश पॉलिसी। डविश पॉलिसी क्या होती है? डविश पॉलिसी को इकोनॉमी के भाषा में आप यूँ समझें कि एक प्रकार से अकोमोडेटिव पॉलिसी, काफ़ी बार हम पढ़ते हैं अकोमोडेटिव पॉलिसी अप्रोच, वही है डविश पॉलिसी। इसका मतलब इसमें क्या होता है कि ब्याज दरों को आरबीआई जो है वो कम कर देता है, ब्याज दरों को कम कर देता है, वो डविश पॉलिसी है। वैसे डविश का मतलब शांतिवादी नीति, कि आप आक्रामक ना होकर रहें, बल्कि परिस्थितियों को देखकर उसके हिसाब से एडजस्ट करके बिल्कुल शांत होकर बैठे रहें, है ना, समय अच्छे होने का इंतजार करें, उसको डविश पॉलिसी कहते हैं। तो यद्यपि बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, हो सकता है कि वो अपनी जो डविश पॉलिसी ने अपना रखी है उसको स्विच ना करें, उससे शिफ्ट ना हो, उसको चेंज ना करें। अब ये नया वाक्य स्टार्ट हो गया तो मैं पढ़ूंगा फिर भी, क्योंकि दो या ऑल्दो जो होते हैं वो एडवर्सेटिव स्टेटमेंट्स को डिनोट करने के लिए आते हैं। तो यहां से यहां तक एक क्लोज पूरा हो गया, अब ये नया क्लोज स्टार्ट हुआ। नो फर्दर ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स फिर भी आगे भी मान लिया कि आप कह रहे हो
कि आरबीआई डविश पॉलिसी अपना के रखी है इसने, इसको चेंज नहीं करेगी। इसका मतलब हो सकता है आपको दिमाग में ये आ जाए, मार्केट के दिमाग में ये आ जाए कि इंटरेस्ट रेट और कम कर देगी, लेकिन लेखक कह रहा है कि आगे ऐसी कोई इंटरेस्ट रेट में ढिलाई जो है, ईजिंग जो है या कम करना है, कैन बी एक्सपेक्टेड, आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एट दीज प्राइस लेवल्स, इस प्रकार की कीमतों के स्तर पर। आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, अभी फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, डविश पॉलिसी को तो मेंटेन करेगी लेकिन और ज़्यादा कीमतें कम हो जाएं ऐसा नहीं लगता। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये पूरा एक स्टेटमेंट हुआ, इसमें द बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सब्जेक्ट है, मे नॉट स्विच इसकी वर्ब है, फिर नो फर्दर ईजिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कैन बी एक्सपेक्टेड है जो कि पैसिव वॉइस है, और ईजिंग का मतलब ढिलाई बरतने को बोलते हैं, रिलैक्स करने को बोलते हैं। फर्दर जो है वो फार्दर और फर्दर में डिफरेंस समझिए, फार्दर का मतलब दूर होता है, फर्दर का मतलब आगे होता है। आगे देखो नया सेंटेंस है, मोस्ट इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट, अधिकांश जो इकोनॉमिस्ट हैं, मोस्ट का मतलब अधिकांश से है, अगर आप मोस्ट के पहले ए लगा देते मान लो तो इसका मतलब होता वेरी, और अगर मोस्ट से पहले द लगा देते तो ये होता डिग्री सुपरलेटिव में। तो अधिकांश जो अर्थशास्त्री हैं एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन, उनको ऐसा एक्सपेक्ट है कि इन्फ्लेशन टू रिमेन हायर, उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो महंगाई है वो हायर बनी रहेंगी देन द एवरेज 5.1%। हायर दे रखा है तो डिग्री कंपैरेटिव है, तो किससे ज़्यादा रहेंगी, जो औसत महंगाई रहती है 5.1%, उससे ज़्यादा एस्टिमेटेड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर दिस ईयर। और 5%, 5.1% क्या है, इसका एस्टिमेट लगाया गया था, इसका पूर्व निर्धारण किया गया था किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं, आरबीआई को, फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए। तो अधिकांश जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी ऐसी आशा है, ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो 5.1% जो औसत है, जो कि एस्टिमेट लगाया गया था सेंट्रल बैंक के द्वारा इस साल के लिए, उससे ज़्यादा रहेगी। डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए देन लग रहा है। मोस्ट इकोनॉमिस्ट की वर्ब है वो एक्सपेक्ट है, इकोनॉमिस्ट प्लूरल है इस कारण से एक्सपेक्ट यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। आगे देखिए, इफ द गवर्नमेंट वांट्स द आरबीआई टू परसिस्ट विद इट्स अकोमोडेटिव अप्रोच, परसिस्ट का मतलब कंटिन्यू करना होता है, परसिस्ट का मतलब है कंटिन्यू करना। तो यदि गवर्नमेंट चाहती है कि आरबीआई जो है अपनी अकोमोडेटिव अप्रोच, अकोमोडेटिव अप्रोच मतलब जो एक माहौल को पहचान कर अपनी अप्रोच को बनाए, वो अकोमोडेटिव अप्रोच है। और कुल मिलाकर इकोनॉमी की भाषा में इसको यूं कहेंगे कि डविश पॉलिसी जो थी, कहने का मतलब ब्याज दरों को कम करने की जो नीति है, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, वो है अकोमोडेटिव अप्रोच। तो यदि गवर्नमेंट चाहती है कि आरबीआई जो है वो कंटिन्यू रहे, अपनी अकोमोडेटिव अप्रोच को रखे, किस लिए, ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और आसान कर देना, टू मेक समथिंग ईजियर, किसी भी चीज़ को आसान करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेट। तो यदि गवर्नमेंट चाहती है कि आरबीआई अपनी अकोमोडेटिव अप्रोच को कंटिन्यू करे ताकि ग्रोथ को फैसिलिटेट किया जा सके, तो इट मस्ट टेक सम एक्शंस। इट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन तो लेने पड़ेंगे ऑफ इट्स ओन टू कर्ब प्राइस राइज। ठीक है, कर्ब का मतलब होता है रिस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट। तो किस लिए एक्शन लेने पड़ेंगे, अपने प्राइस राइज को कर्ब करने के लिए। ठीक है, तो इट मस्ट टेक सम एक्शंस, तो यहां पे कोई ना कोई एक्शन लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को ऑफ इट्स ओन, अपने खुद के, टू कर्ब प्राइस राइज, ताकि कीमतों की बढ़ोतरी को रोका जा सके। इंक्लूडिंग, अब उन स्टेप्स में, उन एक्शंस में कौन कौन से शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। मीनिंगफुल कट्स मतलब ऐसी कटौती की जाए, मीनिंगफुल मतलब इसका अर्थ निकले, अर्थपूर्ण हो, है ना, बेवजह ना हो। इन फ्यूल टैक्सेज, जो पेट्रोल डीजल के टैक्स आप लगा रहे हो उसमें कटौती करें। दैट द आरबीआई गवर्नर हैज बीन एडवोकेटिंग सिंस फरवरी, और ये जो बात है ना फ्यूल टैक्सेस में कटौती वाली, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए कह रहा है कि आरबीआई गवर्नर जो है वो फरवरी से ही एडवोकेट कर रहे हैं। एडवोकेट का मतलब सपोर्ट करना, मतलब इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं आरबीआई गवर्नर। तो कब से कह रहे हैं, फरवरी से ही कह रहे हैं कि भाई टैक्स में कटौती करो आप, तब जाके कीमतें नीचे आएंगी इसकी। तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट है इसकी, वह वांट्स है। इट सब्जेक्ट है तो मस्ट टेक है। द आरबीआई गवर्नर सब्जेक्ट हैज़ बीन एडवोकेटिंग है। और आप देख रहे हो कि जब फॉर या सिंस के साथ टाइम लगाते हो तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है, तो देखो हैज़ बीन एडवोकेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा हुआ है। आगे देखिए, सो फार, अब तक, इट हैज़ ओनली ऑफ्यूस्केटेड। ऑफ्यूस्केट का मतलब होता है कंफ्यूज करना, ऑफ्यूस्केट का मतलब कंफ्यूज करना, ठीक है, भ्रमित करना, किसी चीज़ को अधिक ऑब्सक्योर कर देना, मतलब समझना मुश्किल कर देना। तो अब तक तो इसने क्या किया है, इस चीज़ ने ऑफ्यूस्केट किया है, कंफ्यूज किया है द इशू, इस मुद्दे को, विद आर्ग्यूमेंट्स, तर्क देकर। तर्क क्या मतलब, किसने दिए तर्क, गवर्नमेंट ने।
तो अभी तक तो गवर्नमेंट ने केवल इस मामले को कंफ्यूज करके रखा है आर्ग्यूमेंट देकर, रेंज फ्रॉम का मतलब आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक दिए हैं, है ना, इस क्षेत्र के आर्ग्यूमेंट दिए। क्या दिए आर्ग्यूमेंट? कि द स्टेट शुड कट टैक्सेस फर्स्ट। आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि राज्यों को पहले टैक्स में कटौती करनी चाहिए। किस लिए? टू लेट्स ब्रिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी, ताकि लेट अस के लिए है, ताकि हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के तहत ला सकें, इसलिए। एंड द लेटेस्ट क्लेम बाय द पेट्रोलियम मिनिस्टर, और जो अभी हाल फिलहाल जो लेटेस्ट एक दावा किया गया है पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा, हु एडमिटेड, अब ये हु है पेट्रोलियम मिनिस्टर के लिए, जिन्होंने एडमिट किया, जिन्होंने स्वीकारा दैट द प्राइसेज आर प्रॉब्लमेटिक, ये जो कीमतें हैं ना ये प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं। बट द गवर्नमेंट इज सेविंग मनी, लेकिन सरकार जो है वो पैसा बचा रही है टू स्पेंड ऑन वेलफेयर स्कीम एंड बाइंग वैक्सीन। किस लिए बचा रही है? वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करना चाहती है और वैक्सीन खरीदने में खर्च करना चाहती है, तो ये पैसा सेव कर रही है गवर्नमेंट। फिर समझना, तो अभी तक तो इसने क्या किया है? केवल ऑब्फ्यूस्केट किया है। तो इट की वर्ब हैज है, ओनली एडवर्ब है, ऑब्फ्यूस्केट वर्ब है। इस मामले को, कौन सा मामला? कि भी कहा ना कि भी टैक्स को कम करने वाला मामला, विद आर्ग्यूमेंट्स, और तर्क देकर किया है। तर्क कौन से कहां तक दिए हैं? तो तर्क दिए हैं कि स्टेट्स जो हैं उनको पहले टैक्स में कटौती करनी चाहिए। किस लिए? ताकि हम लोग अलाउ कर सकें अपने आप को कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के तहत ला सकें। और जो हाल फिलहाल का जो क्लेम है पेट्रोलियम मिनिस्टर का क्लेम, जिन्होंने ये स्वीकार किया था कि प्राइसेस प्रॉब्लमेटिक है, ये थोड़ा सा एक एडिशनल जानकारी है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, मतलब जो क्लेम किया गया पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा कि भाई यहाँ पे इन्होंने कह तो दिया था कि प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन सरकार जो है, इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो वेलफेयर स्कीम पर खर्चा करने के लिए और वैक्सीन को खरीदारी करने के लिए पैसा बचा रही है, ठीक है। द गवर्नमेंट की वर्ब इज है, प्राइसेस की वर्ब आर है, प्रॉब्लमेटिक एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे देखिए, फॉर अ पॉपुलेशन ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम, रील का मतलब क्या होता है? रील से मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दे रखा है, बी शॉक्ड, भी जब अगर आप कोई चीज़ को लेकर शॉक्ड हैं, बहुत ही अपसेट हैं, आप हिले हुए हैं, आप पीड़ित हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उसको बोलता है रीलिंग। तो एक जनसंख्या जो पहले से ही जॉब नहीं मिल रहा है जनसंख्या को, इनकम लॉसेज, साथ में यहाँ पे इनकम लॉस हो रहा है, तो जॉब लॉस और इनकम लॉस, ना उनको आय मिल रही है ना रोजगार मिल रहा है, इससे पहले से ही पीड़ित हैं। एंड हायर मेडिकल कॉस्ट, और कहीं ज़्यादा मेडिकल कॉस्ट उनको देनी पड़ रही है सिंस द पेंडेमिक ऑनसेट। कब से? जब से वैश्विक महामारी आई है। ऑनसेट का मतलब बिगिनिंग या स्टार्ट, तो जब से वैश्विक महामारी आई है तब से उनको ये मेडिकल कॉस्ट और बढ़ गई है। तो इसके चलते द परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन इज अनटेनेबल। परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली, हाई मतलब ऊंची, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो ये जो काफ़ी ज़्यादा महंगाई है ना, ये तो अनटेनेबल है। अनटेनेबल का मतलब क्या हो गया? कि इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, इससे आप बच नहीं सकते, ये तो होकर ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसी जनसंख्या के लिए जो पहले से ही जॉब लॉसेज और इनकम लॉसेज से जूझ रही है, और उनको पेंडेमिक के शुरुआत से ही, पेंडेमिक जब से स्टार्ट हुई तब से मेडिकल कॉस्ट भी ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो महंगाई बनी हुई है ना, ये अनटेनेबल है, अनडिफेंडेबल है, इससे बचा नहीं जा सकता। आगे कह रहा है नो वेलफेयर स्कीम कैन ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है न्यूट्रलाइज करना, ऑफसेट का मतलब होता है काउंटर बैलेंस करना, ठीक है। ये सब दे रखा है यहाँ पे आपको, कैंसिल आउट करना, प्रभाव समाप्त कर देना। तो कोई भी अगर आप वेलफेयर स्कीम चलाते हो, लेखा कह रहा है अब कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि हम पैसा बचा रहे हैं, किस लिए? कि वेलफेयर स्कीम पर खर्च कर सकें, वैक्सीन बाई करने पर कर सकें, तो कोई भी वेलफेयर स्कीम चला लो आप चाहे, लेकिन वो इसका जो डिसप्रपोर्शनेटली एडवर्स इंपैक्ट है, इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, एडवर्स का मतलब ऑपोजिट प्रभाव, विपरीत प्रभाव, डिसप्रपोर्शनेटली का मतलब गैर अनुपातिक, बहुत ज्यादा, एक्सेसिवली। इंपैक्ट नाउन है, एडवर्स एडजेक्टिव है, डिसप्रोपोर्शनेटली एडवर्ब है, इसका मतलब तो एक्सेसिवली कह सकते हो, एक्सेसिवली। एडवर्स का मतलब ऑपोजिट कह सकते हो, विपरीत कह सकते हो। इंपैक्ट का मतलब इफेक्ट है ऑन द पुअर, गरीबों पर। ये द पुअर का स्ट्रक्चर ये पुअर पीपल के लिए है, क्योंकि इसने क्या किया है कि पुअर एडजेक्टिव है और उससे पहले द लगाया है, तो एडजेक्टिव के पहले द लगाकर आप उसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये पूरे गरीबों के लिए, गरीबों की जो क्लास है उसके लिए आ रहा है। तो कह रहा है कि भाई लगातार जो महंगाई बढ़ रही है वो अनटेनेबल है, और आगे कह रहा है कि कोई भी वेलफेयर स्कीम जो है वो मतलब इस प्रभाव को, जो ये बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है गरीबों पर, कोई भी कल्याणकारी स्कीम चला लो लेकिन उसका प्रभाव जो है वो खत्म नहीं कर सकती, कैंसिल आउट नहीं कर सकती। आ गया होगा समझ में? अब देखिए रिवीजन करते हैं। सेलिब्रेटेड, ये कल के सेकंड एडिटोरियल में था, जो नोवाक जोकोविक के बारे में लिखा गया था, इसका मतलब फेम्ड है,
इसका मतलब फेमस है, पॉपुलर है, प्रसिद्ध को बोलते हैं। आउटविट जो शब्द है इसका मतलब आउट प्ले है, मतलब किसी से अधिक अच्छा परफॉर्म करना। आप इसके लिए आप नोट करते चलना भी साथ साथ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे आप। इसका मतलब ये भी कह सकते हो, आउटविट का मतलब जो कल वाले सेकंड एडिटोरियल में था, कंकर भी हो सकता है, डिफीट भी हो सकता है, हराना, पराजित करना, जीतना, ठीक है। एलीट ये कल के फर्स्ट एडिटोरियल में था। एलीट का मतलब क्या होता है? एलीट का मतलब है जो बेस्ट है, जो फाइनेस्ट है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसको बोलते हैं। वाव का मतलब क्या होता है? ये शपथ होती है तो प्लेज कह सकते हो, या फिर इसको ओथ कह सकते हो, ओथ। और कंसेंसस है, कंसेंसस का मतलब होता है कनकरेंस, कनकरेंस या फिर अग्रीमेंट, सहमति को बोलते हैं। तो ये था दोस्तों आज के वेंसडे का जो हम बैच स्टार्ट करते हैं, इस डे का फर्स्ट एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा लेट नाइट को, और अदरवाइज यूट्यूब पर हमारी मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।